Good morning, Rituraj. And there is okay. So once again, good morning. कल एक दो दिन थोड़ी सी लिटिल बिट आई एम फेसिंग प्रॉब्लम सो ड्यू टू सम रीजन आई एम गेटिंग लेट बट आई विल स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम है ना कुछ ठीक है। मैं जिस संस्था में हूँ वहाँ पर कुछ न कुछ कई बार इंगेज हो जाता हूँ। यस यस ठीक है। तो उस कारण से थोड़ा सा कई बार जो है दिक्कत आती है ना। तो ओके यस गुड मॉर्निंग संजय है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके सी okay so without getting delay no actually Rituraj, for you it's not problem but some students actually they have problem you know but actually I always try to come on time but sometimes it happens and because many responsibilities I am having so due to that reason I am truly speaking live because but even though I am trying to be very disciplined in your class है ना चलिए। So once again, I welcome you on this platform. And literary criticism, we are talking about literary criticism. And in literary criticism, हमने देखा है कि जो वर्क लिखे जाता है, जो लिटरेचर लिखा गया है, उस लिटरेचर को उसका जो इवैल्यूएशन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जज किया जाता है, उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। यानी वो उसके गुडनेस को बैडनेस को है ना उसके जो भी है उसके ओवरऑल इफेक्ट क्या है उसको जब एनालिसिस किया जाता है तो ओवरऑल वो क्या कहलाता है क्रिटिसिज्म कहलाता है। यहाँ पर क्या है बहुत सारे ऐसे हमारे जो लीजेंड है फिलोसोफर हैं इंटेलेक्चुअल हैं वो जो है यस आई एम ट्राइंग ठीक है। यस इस सेशन में थोड़ा सा हुआ है आई ऑनेस्टली यस बट आई विल ट्राई है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उसको क्रिटिसाइज किया था। संजय देयर इज अ न्यू नेम इट्स योर फर्स्ट जॉइनिंग यू हैव जॉइंड अर्लियर आल्सो hey my संजय फ्रॉम वेयर आर यू संजय या संजया आई एम सॉरी चलिए सो इट्स ओके आई वेलकम यू है ना ठीक है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमने देखा कि उसको जो है ओके ओके आई एम वेरी हैप्पी है ना यस यस है ना वाओ आई एम वेरी हैप्पी एंड भगवान जगन्नाथ है ना कि यहाँ से आप है ना सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर एम आई राइट यस DISCNG 10 है ना। तो ये कोर्स यूज करके ओके ओके फाइन फाइन ठीक है चलिए। तो 10% ऑफ आप ले सकते हैं यस DISCNG 10 if one can use this code and ठीक है चलिए। तो यहाँ पर देखिए इसके तुरंत बाद में है ना हमारा जो रहेगा उसमें हम लोग क्विकली थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर हमारा चारों यूनिट कंबाइन शुरू होगी एज पॉसिबल एज 1.5 आवर या 2 आवर्स की क्लास करेंगे तो हमारा हो जाएगा है ना ठीक है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमने ये देखा है कि किस तरीके से जो मेजर क्रिटिक्स है देयर वर्क्स अगेन लेट मी रिमाइंड यू एक बात बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखिए अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट critics या criticism it doesn't mean to criticize something and actually critic when we listen when we read the word criticism or critique you know there is a perception in our mind that there is a something negative there is a some there is negative aspects there no so criticism it doesn't mean negativity it means to look to observe to evaluate positive and negative points and overall effective overall conclusion and that is क्रिटिसिज्म समझना आपको। क्रिटिसिज्म का मतलब बिल्कुल भी ये मत लगाइएगा किसी की आलोचना करना आलोचनात्मक मूल्यांकन है ना हिंदी में होता है
तो यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि कोई वर्क लिखा गया है, कोई पोएट्री लिखी गई है, फिक्शन लिखा गया है, ड्रामा लिखा गया है, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, उसके गुडनेस, उसके बैडनेस किस लेवल तक वो क्या किस प्रकार का है, सोसाइटी को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली किसे इफेक्ट कर रहा है, और ये देखना कि पोएट्री मान ली कोई लिख रहा है तो कैसे लिखना चाहिए, यानी ये सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट तो बिल्कुल दिमाग में निकाल दीजिए कि क्रिटिसिज्म का मतलब नेगेटिव तरीके से रिव्यू करना होता है, बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव रिव्यू करना नहीं होता है, नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी, या पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी, दोनों एस्पेक्ट से, ओवरऑल एस्पेक्ट से किसी वर्क को किस एक अलग नजरिए से देखा जाता है, वो क्रिटिसिज्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम लोग, तो प्लेटो सबसे पहले हमने देखा है, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट, लेट मी टेल यू। प्लेटो यहाँ पर जो क्लासिकल थिंकर है, सुकरात के ये डिसिपल रहे, शिष्य थे, तो इन्होंने अपने जो वर्क है द सिंपोजियम, द रिपब्लिक एंड द लाज, इसमें जो है उन्होंने पोएट्री के बारे में लिखा है, पोएट्री के बारे में एक ऑब्जर्वेशन शुरुआत में किया था। तो पोएट्री को इन्होंने क्या है, डिनाउंस्ड पोएट्री ऑन मोरल एंड फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या है कि पोएट्री को थोड़ा सा निगेटिव वे में प्रस्तुत किया, और उनका कहना है कि जो प्लेटोस मेन एम वाज टू इंड्यूस मोरल वैल्यूज इन सोसाइटी एंड सीक द अल्टीमेट ट्रूथ। ये इनका वैल्यू था एक्चुअल में। प्लेटो को कभी आप पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे पढ़ते हैं, कभी सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, कभी फिलोसॉफी में पढ़ते हैं, तो वो शुरुआत में जो इनके व्यूज हैं वो सब दूर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो इनका अल्टीमेट जो एम था वो ये था, समाज में मोरल वैल्यूज को बढ़ावा देना और एक मतलब एक सार्वभौमिक, एक परम सत्य की खोज करना। तो इस तरीके से वो पोएट्री को भी मानते थे कि पोएट्री कहीं ना कहीं भ्रम फैलाती है ना, यानी एक तरीके से कई बार पोएट बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, एथिक्स फॉलो किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है ना। और इन्होंने जो वर्क है इनके द रिपब्लिक में द वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड गुड एक्शंस की इन्होंने बात करी है। ये सारी बातें आपको जरूर मालूम होना चाहिए, रिवीजन आपको करना है। और दो क्वेश्चंस जिसके आधार पर वो लिटरेचर के लिए क्वेश्चन करते क्या है, पैरामीटर्स, उसको एनालिसिस करते हैं। देयर आर टू क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेटो, क्या है, एग्जामिन्स एनी लिटरेचर, वो क्या है कि डज दिस वर्क स्टैंड फॉर अल्टीमेट ट्रूथ, पहला क्वेश्चन है। डज दिस वर्क स्टैंड फॉर अल्टीमेट ट्रूथ, यानी वो जो परम सत्य को खोज रहे हैं, क्या ये वर्क उसको पाने में काम करेगा। दूसरा है, डज दिस वर्क हैव अ मोरल लेसन दैट इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स, है ना। उस समय उन्होंने, देखिए कितनी पुरानी बात, उस समय इन्होंने मोरालिटी की बात करी है ना। तो आज के दौर में तो कितनी आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्लेटो ने इनके आंसर्स देते हुए बहुत सारे ये लिखा है। और यहाँ कहते हैं कि आर्ट कैन नेवर बी रिलीज्ड फ्रॉम मोरालिटी एंड राइटर्स मस्ट सर्व द नेसेसरी ingredients फॉर द एजुकेशन ऑफ द यंग। यानी जो कला है, जो आर्ट है, उसको मोरालिटी से दूर नहीं रख सकते, है ना। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अंततः जो आर्ट है, चाहे मान ले लेखन, है ना, राइटिंग इज एन आर्ट। तो लेखन यानी जो राइटर्स होते हैं उनको क्या है, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से क्या है, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स को क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, समाज के सामने लाना चाहिए, नई युवा पीढ़ी को सिखाना चाहिए, जिससे समाज में मोरालिटी स्थापित हो। ठीक है, तो ये बातें आपको पढ़ना है, हम कल देख चुके हैं बहुत अच्छे से, इनके सारे वर्क है। क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन भी करवाता हूँ, उसका एक कारण है, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाट ना हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुकरात, ये देखिए वाज प्लेटो की पॉइंट्स में हम ये देखें कि uh, सुकरात, है ना, was Plato's teacher and appears as a protagonist in Plato's early dialogues and he's prominent The Republic। तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, द रिपब्लिक इनका जो वर्क है प्लेटो का, उसमें एक कैरेक्टर है सुकरात, भी उसमें प्रोटैगोनिस्ट के रूप में आते हैं। Plato's dialogue portrays Socrates protecting himself against the accusation of state। ये कुछ फैक्ट हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, यस, गुड मॉर्निंग। चलिए, अरिस्टोटल है यहाँ पर। अरिस्टोटल क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है। और यहाँ पर ड्राइडन की तरह ही यहाँ पर इन्होंने भी थ्री यूनिटीज की बात करी थी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि अरिस्टोटल, ये देखिए,
Aristotle, a student of Plato, was Greek philosopher who lived from ये देखिए 384 BC to 322 BC. Plato certainly could not get over his intellectual revulsion for the world of appearances, which is apparently the real world. यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्होंने अपने थोड़े से विचार प्लेटो से अलग भिन्न प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो पोएटिक्स इनका एक बहुत फेमस वर्क है, बहुत ही ज्यादा मतलब आप देख सकते हैं, मतलब छोटा सा है, 50 पेजेस है, 26 स्मॉल चैप्टर्स हैं, है ना, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इन पोएटिक्स अरिस्टोटल आउटलाइंस द मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी, कैथारसिस, द ट्रेजिक हीरो एंड थ्री यूनिटीज, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अरिस्टोटल्स रिप्लाई टू प्लेटो, यानी अपने गुरु को ही ये रिप्लाई करते हैं, है ना। अरिस्टोटल डिफेंड्स इमिटेशन एज एन एस्थेटिक टर्म। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से वो पोएट्री को डिफेंड करते हैं, है ना। चूंकि जो प्लेटो है, ये देखिए अरिस्टोटल रिटेलिएटेड टू द चार्जेस मेड बाय प्लेटो अगेंस्ट पोएट्री इन द आर्ट। देखिए है ना। तो यहाँ पर क्या है कि पोएट जो प्लेटो है, प्लेटो ने प्लेटो ने क्या किया है कि एक तरीके से पोएट्री के अगेंस्ट में उन्होंने विचार रखे थे, और अरस्तु पोएट्री के समर्थक थे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये देखिए अरिस्टोटल रिटेलिएटेड टू द चार्जेस मेड बाय प्लेटो अगेंस्ट पोएट्री इन द आर्ट। तो एक तरीके से यहाँ पर प्लेटो पोएट्री को कहीं ना कहीं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इनअप्रोप्रिएट मानते हैं। तो जो आरोप लगाए थे प्लेटो ने, उसको डिफेंड करते हुए क्या है अरिस्टोटल ने फिर रिप्लाई किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है यहाँ पर, लिटरेचर इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स टोटालिटी बट अ सिलेक्टेड इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स एसेंशियल इन अ कोहेरेंस। चलिए चलिए, ये आप देख चुके हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि the main aim of art is to aesthetic joy, communicate experiences, connections and emotions between nature and mankind in order to respect and represent life, है ना। तो ये अरिस्टोटल के अनुसार है। अरिस्टोटल बिल्कुल पोएट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके मुख्य उद्देश्य को भी बता रहे हैं कि अंतःकरण से हमें क्या एक आनंद की अनुभूति हो, अपने एक्सपीरियंस को, अनुभव को हम क्या है पोएट्री के माध्यम से या कोई भी आर्ट होता है उसके माध्यम से क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कनेक्शंस, हमारे इमोशंस और कनेक्शंस का जो नेचर के साथ में, है ना, और मैनकाइंड की पूरी मानवता के साथ में क्या होता है, कनेक्शंस होता है आर्ट के माध्यम से। एक पेंथर क्या करता है, नेचर को मान ले पोर्ट्रेट कर रहा है, तो वो क्या है, इस दरमियान क्या है वो आप कह सकते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। तो एक तरीके से वो नेचर के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कनेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज द आर्ट। एक म्यूजिशियन क्या करता है, एक एक सॉन्ग राइटर क्या करता है, एक लिरिक्स राइटर क्या करता है, वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने कम्युनिकेशन को, और उसमें दो चीजें हैं, एस्थेटिक जॉय, प्लेजर, है ना, यहाँ पर प्लेजर भी है, और प्लेजर के साथ साथ में यहाँ पर क्या है वो अपने अनुभव को भी कम्युनिकेट कर रहा है, एंड दैट इज आर्ट। आर्ट यहाँ पर राइटिंग इज आल्सो एन आर्ट। राइटिंग भी आर्ट है, पेंटिंग आर्ट है ना, म्यूजिक आर्ट है, सब कुछ यहाँ पर जो भी है वो आर्ट है। और आर्ट क्या करता है, ये सारी चीजें करता है, और इसलिए पोएट्री भी एक आर्ट है जिसको प्लेटो अच्छा नहीं मानते हैं, अरिस्टोटल उसका बचाव करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलिए, therefore if an artist succeeds in pleasing us with aesthetic logic, he is good artist, but if they fail, he is a bad artist। इसीलिए जो है सीधी सीधी बात कहते हैं अरिस्टोटल,
वो कहते हैं कि यदि कोई आर्टिस्ट हमें खुशी देने में प्लीजिंग मतलब आनंद देने में यदि वो सफल होता है तो अच्छा आर्टिस्ट है, और ऐसा नहीं कर पाता है तो वो बुरा आर्टिस्ट है, या यूँ कहें कि थोड़ा सा इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है ना? तो ये जो है, चलिए ठीक है। तो इनके द्वारा जो चार्जेस लगाए गए हैं उसमें थ्योरी ऑफ कैथारसिस और ये सब लिखो उन्होंने एक तरीके से दीज चार्जेस आर वाल्ड बाय अरिस्टोटल, है ना? एक तरीके से दीवार खड़ी करी उन्होंने थ्योरी ऑफ कैथारसिस और इन सब के माध्यम से प्लेटो ने जो चार्जेस लगाए हैं। अरिस्टोटल्स नेशन ट्रेजिडी, है ना? ये सारी चीजें थोड़ा सा आप देख लीजिए। हमने इसको देखा, ऑब्जेक्ट, मीडियम, मैनर, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना? उसके बाद में एक क्या है, the form of or genre of literature is decided on the basis of the object being imitated, है ना? और दूसरा मीडियम क्या है, जैसे म्यूजिक के लिए साउंड की आवश्यकता होती है ना? और पेंटर्स के लिए कलर की आवश्यकता होती है, वैसे ही पोएट के लिए वर्ड्स की आवश्यकता होती है, तो बहुत शानदार वर्ड्स का चयन होना चाहिए। मैनर, द इम्बिनेशन ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, हमने किस प्रकार से हमने प्रेजेंट किया है। ड्रामा जैसे है ना? मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमारे अपने बात को हम प्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें जो है लिटरेचर को प्रभावित करती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे राइटर रहेंगे उसको हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है लंजाइनस। की पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, पढ़ना है इसको थोड़ा सा। और आज हमारे नए राइटर है लॉन्गिनस, पढ़ो लंजाइनस, है ना? पढ़ लीजिए जैसा भी है ना? लंजाइनस इज द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, चलिए। सो वंस अगेन कंफर्म मी माय ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, audio video everything is fine, please confirm me, Rituraj. Where is Pooja is not here, Rekha Devi is not here. Okay, see, Sunil has joined, है ना? Very nice. Viren did not, चलिए देखते हैं, I will discuss. See, तो लंजाइनस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और एसटी कॉलेज का भी था लेकिन उनको आज नहीं कर पाएंगे। लंजाइनस जो हमारा राइटर है इनको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, लंजाइनस जो राइटर है नोन एज, ये देखिए, डायनोसियस लंजाइनस या स्यूडो लंजाइनस, है ना? कैसियस लंजाइनस ये भी कहते हैं, ये इनके कुछ नाम हैं, ठीक है। इज बिलीव्ड टू बी द ऑथर ऑफ ऑन द सबलाइम, ये बिल्कुल पहला फैक्ट याद रखना है। ये जो ऑन द सबलाइम है ना? ये ऑन द सबलाइम जो है, एक सेकंड हाईलाइट किया, ठीक है। ये जो ऑन द सबलाइम है, ये वर्क जो है किसने लिखा है? वर्क ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड टू बी द ऑथर, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल ये ऐसा माना गया है, क्योंकि इनके जन्मों को लेकर के, इनके रचनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं डाउट रहा है, और बाद में खोज हुई, रिसर्च हुई, तो ये माना गया, एग्जैक्टली नहीं। हाँ, लेकिन अब चूंकि उनके नाम पे लंजाइनस ऑन द सबलाइम, है ना? सबलाइम का मतलब है कहीं ना कहीं परम तत्वों को एक एक निश्चित जो है स्टेटस, उससे ऊपर ऊंचा उठ जाना, विचार से, सोच से क्या हो जाना, एक थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, है ना? मान ले, कहने का मतलब है जैसे एक एजुकेटेड पर्सन होता है, मान ले एजुकेशन किसी ने एक लेवल तक हासिल किया, तो इसके अपने एक अप्रोच, एटीट्यूड, सोच कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाती है, उस लेवल पे चले जाती है उसकी सोचने की क्षमता, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लंजाइनस जो ऑन द सबलाइम है वो लिखते हैं, उसमें क्या है, दिस ट्रीटाइज थ्रोज लाइट अपॉन certain examples of good and bad writing, and from the previous era or millennium, and observes the elevating power of the art that leads to sublime। ये देखिए, तो इसमें क्या अल्टीमेटली हो रहा है, ट्रीटाइज थ्रोज लाइट अपॉन सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ गुड एंड बैड राइटिंग, यानी जो प्रीवियस एरा है उसमें उसमें गुड एंड बैड राइटिंग,
Okay, it means you have conversation with, you had conversation with the पूजा, फाइन, है ना? चलिए, चलिए, okay. See, so this treatise shows upon, light upon the certain examples of good and bad writing from the previous era or millennium, and observes the elevating power of the art that leads to sublime. Elevating power of the art. अगेन यहाँ पर जो आर्ट है, उस आर्ट की एक ऐसी शक्ति जो क्या है, व्यक्ति को सबलाइम में ले जाती है, यानी ऊंचा उठा देती है, उसकी बात करते हैं यहाँ पर। और वो जो प्रीवियस एरा में जो कुछ भी लिखा गया, अच्छा बुरा, उसके आधार पे उसको क्या किया, एग्जाम्पल्स के आधार ऑन द सबलाइम के माध्यम से लॉन्जाइनस ने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो ऑन द सबलाइम है, इसके माध्यम से जो प्रीवियस एरा में गुड बेड राइटिंग हुई है, जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, एक आर्ट की शक्ति को पहचानता है, और जिसके थ्रू क्या है, वो एक इस तरह से ऊंचा उठ जाता है, पॉजिटिवली कह लो तो वो क्या है, लीड्स टू सबलाइम। तो उसी का यहाँ पर एनालिसिस है। बिफोर लंजाइनस क्रिटिक्स बिलीव्ड दैट, ये देखिए, Longinus के पहले critics believed that poetry was persuasive and the function of poetry was to delight or give instructions, whereas prose served both the purposes। ये देखिए, जो Longinus है उसके पहले जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उनका मानना था क्या है कि पोएट्री क्या है, पोएट्री वाज परसुएसिव एंड द फंक्शन ऑफ पोएट्री वाज टू डिलाइट और गिव इंस्ट्रक्शंस। पोइट्री का जो मुख्य काम है वो क्या है, डिलाइट करना है और केवल इंस्ट्रक्शंस देना है, ये था। और प्रोज के वेयर इज प्रोज सर्व्ड बोथ द पर्पसेस, है ना? यहाँ पर क्या है, और जो प्रोज है वो दोनों पर्पस कर, मतलब दोनों पर्पस को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम देखें तो ये देखिए, ट्रांसग्रेसिंग द एग्जिस्टिंग क्लेम्स, Longinus believed that the aim of a great work of art is to transport the reader out of himself। ये देखिए, तो केवल यहाँ पर डिलाइट करना या इंस्ट्रक्शन देना, है ना, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, है ना, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनरल के व्यू से कि ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट इज टू, ये देखिए, art is to transport the reader out of himself। ये मेन है, यानी जो महान वर्क होता है ना, जो महान वर्क होता है आर्ट का, कोई भी आर्ट फॉर्म ले लीजिए, यहाँ पर चूंकि हम आर्ट फॉर्म के रूप में हम पोएट्री को देख रहे हैं, तो उस आर्ट फॉर्म में हम पोएट्री में हम ये देखें कि वो जो आर्ट वर्क है, ग्रेट वर्क है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टू ट्रांसपोर्ट द रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ, टू ट्रांसपोर्ट द रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ। यानी वो जो स्वयं है वो स्वयं ना रहे, जब आर्ट उसके सामने आए, कुछ कोई चीज देखे, तो वो अपने आप को क्या कर ले, ट्रांसपोर्ट करके अपने आप को क्या करे, वो ऊपर उठा ले, ऊंचा उठा ले। आप देखिए, मेडिटेशन क्या करता है, वो भी एक आर्ट है। योगा क्या करता है ना? वैसे ही यहाँ पर जब व्यक्ति कोई पोएट्री पढ़ रहा है, मान ले, पोएट्री क्या एक आर्ट है, यू समझा। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, पोएट्री क्या एक आर्ट है, और व्यक्ति ने कोई पोएट्री पढ़ी तो वो पोएट्री में इतनी ताकत होना चाहिए, इतनी पावर होना चाहिए कि व्यक्ति जैसा पहले पढ़ने से पहले था वैसा ना रहे, बल्कि वो ऊंचा उठ जाए, सोच से, एटीट्यूड से, नजरिए से, कल्पनाओं से। ये क्या है, ये लंजाइनस का मानना है। पोएट्री हैज एन ये देखिए, एक्सटैटिक नेचर दैट मूव्स द रीडर टू डिवाइन जॉय, है ना, एक सात्विक, एक देवी आनंद में वो ला दे, एंड हेंस दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सबलाइम। समझ में आ रहा है? सबलाइम का मतलब वही परम आनंद आप कह लीजिए, परम अनुभूति कह लीजिए आप, यहाँ पर हमारे शब्दों में पोएट्री हैज एन एक्सटैटिक नेचर, है ना, दैट मूव्स द रीडर डिवाइन जॉय।
ठीक है। जो रीडर्स होते हैं उनको पोइट्री किस तरफ ले जाती है, एक डिवाइन जॉय की तरफ ले जाती है, यानी एक आध्यात्मिक आनंद की तरफ ले जाती है। और इस तरह से ये जो फिनोमेनन होता है, ये जो धारणा होती है, ये क्या कहलाती है, सबलाइन कहलाता है। समझ में आ रहा है ये सर नो? तो आज केवल लंजाइनस को इसीलिए लिया है कि यहाँ पर आप जो है आज का बहुत अंदर से हम समझेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझ में आ रहा होगा। यस आर नो? मैं अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, आपने मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन आपको सारी यूनिट अब समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है और किसको पढ़ना है। यस आर नो? क्रिटिसिज्म में हम ये देख रहे हैं कि पोएट्री क्या कर रही है, क्या इफेक्ट डाल रही है, पोएट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, एक्चुअल में जो वर्क आया उसका क्या है, ये सब हम देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है और कौन कौन से राइटर्स ने अपने व्यूज रखे हैं, ये सारी चीजें। आगे देखिए यहाँ पर, he believed in the transcendental power of poetry, transcendental power of poetry। पावर है ना, पोएट्री क्या कर रही है, ट्रांसीडेंट कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। वो एक पावर होती है पोएट्री में। आप यकीन मानिए, आप कोई पोएट्री पढ़ते हैं, है ना भाई, चलो आपके मान लें हिंदी में आप पढ़िए, कहीं पर भी इंग्लिश में पढ़िए, और पोएट्री अनुभव होता है आपके। लेट मी रिमाइंड यू, लेट मी रिमाइंड यू, डेथ बी नॉट प्राउड। चलो एक पोएट्री हमने पढ़ी, डेथ बी नॉट प्राउड, है ना? किसके किया, लेट मी आस्क, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सारी हम पढ़ने वाले हैं। डेथ बी नॉट प्राउड किसने लिखा है? टेल मी, हु हैज रिटन दिस? डेथ बी नॉट प्राउड, रिटन बाय जॉन डन। जब इस पोएट्री को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि यू आर नथिंग, है ना, यू आर नथिंग, यू आर लाइक, क्या है, स्लीपिंग, यू आर लाइक टेकिंग रेस्ट। अब देखिए जब हम पढ़ते हैं तो फिर समझ में आता है कि पोएट्री जो है, डेथ तो कुछ नहीं है, केवल एक लॉन्ग रेस्ट है, एक स्लीप है, हम जो लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, बस वही है कि हम शॉर्ट जो रोज स्लीप लेते हैं, शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट स्लीप, ये लॉन्ग स्लीप है बस। अब देखिए नजरिया बदल गया आपका डेथ के प्रति, है ना, मतलब इसलिए डेथ से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी पोएम है स्टॉपिंग बाय, आपने देखा होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड स्नो इवनिंग। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जब आप पढ़ते हैं इस पोएट्री को तो आपको एक अलग अनुभव होता है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है, पढ़ते जाना है ना। यानी बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे वो मेरे सारे सपने पूरे करना है जो मैंने सोचे हैं, देखे हैं। पोएट्री क्या है, ये ट्रांसीडेंटल करती है, ये पावर ऑफ पोएट्री होती है जो ट्रांसीडेंट्स करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। यही तो बता रहे हैं, यही बता रहे हैं लंजाइनस या लॉन्गिनस, आप जिसको जो भी प्रोनाउंस करो। तो ये सारी बातें हमें क्रिटिक्स के माध्यम से पता चलता है कि पोएट्री क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम, अ वर्क ऑफ आर्ट achieves excellence only when it has the power to sublime। कोई भी वर्क है ना, वो आर्ट का जो भी वर्क है, वो तभी एक्सीलेंस हासिल करेगा जब उसमें क्या है, पावर टू सबलाइम है। किसी ने पेंटिंग बनाई, मोनालिसा, हु मेड द एवर लास्टिंग, एवर ग्रीन, एवर, अब देखिए सदियों, मतलब सार्वभौमिक एक पेंटिंग बना दी किसने? मोनालिसा। किसने पेंटिंग बनाई बताइए? मोनालिसा के पेंटर का नाम बताइए आप। ये आर्ट है ना, पेंटिंग एक आर्ट है, पेंटिंग एक आर्ट है, यानी लंजाइनस के अनुसार आर्ट में, है ना, वो एक एक्सीलेंस तभी हासिल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति का आर्ट या आर्ट तभी एक्सीलेंस हासिल करेगा जब उसमें व्यक्ति को या किसी को क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, पावर टू सबलाइम, सबलाइमेट होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, विच नोट्स बेटा, सुनील, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस? ये अभी अपलोड नहीं हुआ है, ये करूंगा मैं, है ना, आई विल अपलोड दिस। और एक पिछला एक थोड़ा 3-4 पेज का एक पीडीएफ बचा हुआ है, और ये वाला भी अब करूंगा मैं, ठीक है सुनील, आई विल अपलोड दिस नोट्स, है ना।
तो ये क्या है, उसमें कैसे होना चाहिए, सब्लिमेट की पावर होना चाहिए, बिल्कुल। मोनालिसा जो है वो है लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची, है ना। पेंटिंग एक ऐसी पेंटिंग जिसको हर कोई अलग अलग तरीके से देखता है, लियोनार्डो द विंची, विंची। तो ये आर्ट में पावर होती है, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास कोई आर्ट है, उस आर्ट को सब्लिमिटी तक ले जाइए, सबलाइम तक ले जाइए, उतना एक्सीलेंस हासिल कर लीजिए, है ना, कि लोग क्या है, दीवाने हो जाए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट एक प्ले है ना, आर्ट है, वो भी खेल है, आर्ट है ना। उसको इतना खेला इस तरीके से, बहुत सारे पैरामीटर्स बाउंडेशंस को उन्होंने तोड़ दिया और साबित किया कि क्रिकेट को ऐसे खेला जा सकता है, क्रिकेट के भगवान कहना है। यानी कहने का मतलब है कि आर्ट में वो पावर होती है। ओके, इट्स नो प्रॉब्लम, है ना, चलिए। फॉर लंजाइनस indeed sublimities elevation or loftiness are a certain distinction and excellence in composition, ठीक है, कंपोजिशन। तो सब्लिमिटी क्या है, इज एलिवेशन और लॉफ्टीनेस और अ सर्टेन डिस्टिंक्शन एंड एक्सीलेंस इन कंपोजिशन। तो सिंपल यही है, सब्लिमिटी का मतलब यही है कि जो कंपोजिशन करते हैं उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए, सिंपल सी बात है। वट एवर कोई भी आर्ट फॉर्म है, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, पोएट्री राइटिंग हो, वो कैसा होना चाहिए, उसमें एक्सेलेंस कंपोजिशन होना चाहिए, जिससे कि कोई रीडर्स है, कोई ऑडियंस है, कोई ऑब्जर्वर है ना, वो कैसे उसको क्या पाले, उसके एक अलग ही उसमें चला जाए। लाइफ ऑफ लंजाइनस के बारे में थोड़ा सा देखें तो अच्छा, नोट्स में थोड़ा सा आपको डिटेल में मिलेगा, कुछ चीजें यहाँ पर आपको नोट्स में आपको एक्स्ट्रा आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। वन ऑफ द ट्राइड्स ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म, लंजाइनस इज बिलीव्ड टू बी, ये देखिए, कैसियस लंजाइनस ऑफ पल्मायर, ये जरूर याद रखना। इनके अलग अलग शुरू में भी नाम देखे, और एक ये नाम था मैंने, ये देखिए, कैसियस लंजाइनस ऑफ, है ना, पाल्मायर, the counselor of Queen Zenobia of Syria, who lived in the third century AD, ये देखिए, थर्ड सेंचुरी एडी, है ना। तो यहाँ पर इस रूप में ये जाने जाते थे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वन ऑफ द ट्रायड्स ऑफ क्लासिकल क्रिटिसिज्म, लंजाइनस इज बिलीव्ड टू बी कैसियस लंजाइनस ऑफ पाल्मायरा, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो वर्क है ऑन द सबलाइम, है ना, ये बिलीव किया जाता है कि उन्होंने लिखा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व को लेकर के, जैसा भी एक एग्जैक्ट मतलब सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय सूचनाओं को रखने का और ये सारे साधन उतने नहीं थे। द एंशिएंट रिकॉर्ड्स ऑफ लंजाइनस वर अननोन सॉरी until Robertello, an Italian critic, discovered them। 16वीं 17वीं शताब्दी में, 16-17 सेंचुरी के आसपास, रॉबर्ट लो, है ना, ये क्या है, इटालियन क्रिटिक है, रॉबर्ट लो इटालियन क्रिटिक है। तो उसके पहले तक क्या था, इन्होंने क्या है, इसको डिस्कवर किया। उसके पहले तक इनका जो एंशियंट रिकॉर्ड था, बहुत सारी चीजें इसमें मिसिंग भी, हम द सबलाइन में कुछ चीजें मिसिंग भी हो गई हैं। तो रॉबर्ट टिलो वो व्यक्ति है जिन्होंने लंजाइनस के वर्क को सामने लेकर आए, है ना, इनको इन्होंने डिस्कवर किया, है ना। और बाद में इन्होंने क्या, ऑन द सबलाइन नामक वर्क सामने आता है, रॉबर्ट टिलो लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये ऑन द सबलाइन जो है, लंजाइनस नामक राइटर ने या पोइट ने लिखा है। और बाद में फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ और है, लेकिन अंततः ये खोज हुई कि लंजाइनस ने ही ऑन द सबलाइन को लिखा है, रॉबर्ट टिलो के माध्यम से आए, जरूर फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऑन द सबलाइन के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा बेसिकली, ये तो हमने विचार देखे हमने किसके, लंजाइनस के। अब फाइनली इसमें है क्या, कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स हैं, आइए देखते हैं। ओरिजिनली टाइटल्ड एज, ओरिजिनली टाइटल्ड एज पेरी, ये देखिए, हेप्सस ऑन द सबलाइन, है, ओरिजिनल टाइटल क्या है, पेरी, ये देखिए। On the Sublime is variously translated into English as elevated writing by Wordsworth, and On the Sovereign Perfection of Writing by Arthur Quiller Hodge, a treatise on elegant living by Pulteney, and Elevation of Language by Alan Tate। अलग अलग नाम से इसको क्या है, ऑन द सबलाइम को ट्रांसलेट किया गया है ना। ऑन द सबलाइम को क्या है,
अलग अलग नाम से, अलग अलग पैरामीटर से, अलग अलग राइटर के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ऑन द सबलाइम इज वेरियसली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ठीक है, एज एलिवेटिंग, देखिए एलिवेटेड, एलिवेटेड राइटिंग है ना, ये किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ ने। ऑन द सबलाइम को ट्रांसलेट किया एलिवेटेड राइटिंग के रूप में। ऑन द सॉवरेन परफेक्शन ऑफ राइटिंग, इस नाम से किसने किया? आर्थर पीलर ने, आर्थर पीलर कोच। अ ट्रीटाइज ऑन एलिजेंट लिविंग, ये किसने ट्रांसलेट किया? इस नाम से, अ ट्रीटाइज ऑन एलिजेंट लिविंग, है ना, ये देखिए पल्टनी। और एलिवेशन ऑफ लैंग्वेज, ये किया है एलन टेट ने। एलिवेशन ऑफ लैंग्वेज नाम से किसने ट्रांसलेट किया? एलन टेट ने। ये पैराग्राफ समझना है आपको। आपको जरूर ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। एलिवेटेड राइटिंग, ऑन द सावरेन परफेक्शन, है ना, अ ट्रीटाइज ऑन एलिगेंट लिविंग, एलिवेशन ऑफ लैंग्वेज, ये सारे ये सब, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस, क्या है? ये ट्रांसलेशन वर्क ऑफ ऑन द सबलाइन है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? स्टूडेंट, आई एम टीचिंग यू द टफेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्लीज। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत टफ पार्ट होता है। क्रिटिसिज्म, थ्योरी, है ना। जनरली स्टूडेंट पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन में उलझे रहते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन यूजीसी नेट वगैरह में प्रीवियसली यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाले पार्ट से। ठीक है, तो ये टफ भी होता है बच्चों को। यहाँ पर कई बार नहीं पढ़ाया जाता है, या पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो ये वाला पार्ट बहुत टफ पार्ट होता है। कई बार आपको भी अभी समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन रिवीजन करना, बार बार देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। However, the commonly accepted rendition prevailing in the league is on the sublime. लेकिन इन सब का जो मेन फाइनली जो माना गया वो क्या है? On the sublime. Longinus addresses his friend Terentianus at the inception of treatise and tells him the purpose of writing. Actual में क्या है? On the sublime में क्या है? ये अपने फ्रेंड को ये देखिए अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हैं इन द इंसेप्शन ऑफ द ट्रीटाइज एंड टेल्स हिम द पर्पस ऑफ राइटिंग, है ना। पर्पस ऑफ राइटिंग, एक्चुअल में लिखने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये बात वो अपने फ्रेंड को बताते हैं। दिस ट्रीटाइज इन ऑर्डर टू करेक्ट द ब्लंडर्स मेड बाय, ये देखिए, कैसिलियस इन हिज एसे ऑन द सबलाइन। ये देखिए ब्लंडर्स मेड, ये देखिए सॉरी क्या है, हाँ, राइटिंग दिस ट्रीटाइज इन ऑर्डर टू करेक्ट द ब्लंडर्स मेड बाय कैसिलियस इन हिज एसे ऑन द सबलाइन, वेयर the main object stands unheeded on periphery and other important observations are disclosed, but not the main purpose. एक सेकंड। चलिए, तो एक तरीके से यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, टेरेंटियानस, है ना, को ये बातें बताते हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सारे ये सारी बातें वो बताते हैं। अकॉर्डिंग टू लंजाइनस क्या है, इज अ सर्टेन लॉफ्टीनेस, एक्सीलेंस ऑफ लैंग्वेज। ये देखिए सब्लिमिटी अल्टीमेटली क्या होता है, ये क्यों आ रहा है बार बार? चलिए, ये देखिए, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ऐसे ही इसको देखिए, बीच बीच में ये परेशान कर रहा है ना। सब्लिमिटी अकॉर्डिंग टू लंजाइनस इज अ सर्टेन लॉफ्टीनेस, एक्सीलेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी बेहतरीन, मतलब देखिए, एक कॉमन लैंग्वेज होती है ना, और जो लिटरेरी वर्क होता है उसकी अपनी एक बेहतरीन लैंग्वेज होती है, बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, है ना, उसको लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, एक्सेलेंस ऑफ लैंग्वेज होती है। सब्लिमिटी इज द पावर टू प्रोवोक एक्सटेसी इन द रीडर्स।
सबलिमिटी इज द पावर टू प्रोवोक एक्सटेसी इन द रीडर, है ना, यानी वो पावर होती है, वो शक्ति है सबलिमिटी, जो रीडर्स की अंतरात्मा को क्या है, जागृत कर देती है, एक्सीलेट कर देती है। एक्सीलेटर होता है ना, एक्सटेसी। Longinus believes that writers should be able to produce ecstasy in readers. यानी लंजानस का मानना है कि राइटर के अंदर में क्या है, रीडर्स में एक्सटेसी, उनके अंदर उनके एक तरीके से उनकी उत्सुकता को जगाने वाली, उनको सोच विचार से, एटीट्यूड से ऊपर उठाने वाली क्या होना चाहिए, एक्सटेसी मतलब एक वो ताकत होना चाहिए, तब जाके वो राइटर है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हर कोई राइटर ना हो, लंजाइनस का ये मानना है। तो ये पहली दफा इसमें पहली बार ऐसा है कि वो ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तरीके से राइटिंग के बारे में लिख रहे हैं। A sublime passage, है ना, ये साथ में ही है पैसेज। A sublime passage can be heard again and again with equal pleasure। ये देखिए, आपने देखा होगा एक सबलाइन पैसेज होता है, वो क्या है, अगेन एंड अगेन हर्ड। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे रिलीजियस जो पोइट्री होती है, रिलीजियस जो सॉन्ग होते हैं, वो क्या है, प्लेजर देते हैं। और उसको भजन होते हैं, वो भी क्या एक लिरिकल फॉर्म है, पोइट्री है एक तरीके से। वो भी क्या है, यहाँ पर वो बार बार सुने जाते हैं, क्योंकि उसमें अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो ऊंचा उठाते हैं लोगों को, एक अलग ही आनंद में ले जाते हैं। तो इसलिए अ सबलाइन पैसेज कैन बी हर्ड again and again with equal pleasure. The primary function of literature is देखिए sacramental, and the truly sublime is an elevating effect। एलिवेट करना, उसको रेनोवेट करना, एलिवेट करना, उसको ऊंचा उठाना, दैट इज द अल्टीमेट फंक्शन है किसका, सबलाइन का। आर्ट कैन इंस्ट्रक्ट सब्लिमिटी, ये देखिए, आर्ट कैन इंस्ट्रक्ट सब्लिमिटी। यहाँ पर क्या कह रहे, आर्ट कैन एक्सपाउंड सब्लिमिटी। लंजाइनस फोकसेस ऑन द लिटरेचर ऑफ पावर व्हिच इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ नॉलेज। ये देखिए, लिटरेचर ऑफ पावर और लिटरेचर ऑफ नॉलेज, दोनों चीजें बिल्कुल वो अलग मानते हैं। आर्ट कैन एक्सपाउंड सब्लिमिटी, कोई भी आर्ट है वो सब्लिमिटी को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है। लंजाइनस ये फोकस करते हैं, focuses on literature of power which is distinguished from the literature of knowledge। लिटरेचर ऑफ नॉलेज यानी लिटरेचर का ज्ञान होना अलग बात है, और लिटरेचर का पावर होना अलग बात है। समझ में आ रहा है, एक पावर, जो लिटरेचर की जो पावर होती है, वो व्यक्ति को सब्लिमिटी तक ले जाने के लिए होती है। नॉलेज तो बहुत कुछ हो सकती है। द पर्पज ऑफ लिटरेचर, ये ऑन द सबलाइन में सारी बातें लिखी है। द पर्पज ऑफ लिटरेचर ऑफ पावर इज टू इंस्पायर, and this purpose is not achieved by arguments but by exposure or revelations। तो पर्पस क्या है लिटरेचर का, टू इंस्पायर, है ना, पर्पस क्या है, पावर क्या है लिटरेचर का, टू इंस्पायर। और ये केवल आर्ग्यूमेंट से हासिल नहीं होगा, एक्सपोज करने से होगा, रिवेलेशंस करने से होगा, है ना, उसको बताने से होगा, सामने लाने से होगा। केवल आर्ग्यूमेंट से मतलब क्या है, इंस्पायर नहीं कर सकते आप, आपको वो सारी बातें सामने रखना पड़ेगी, तब जाके वो उसमें हाई हाई जो है, हाईनेस से उसको ला सकते हैं, हाइट को पा सकते हैं। लिटरेचर शुड नॉट एक्ट एज propaganda or be a source of entertainment। Instead it should provide a sense of vision। ये देखिए, it should be provide a sense of vision। तो यहाँ लंजाइनस बिल्कुल स्पेसिफिक कह रहे हैं कि लिटरेचर का मुख्य उद्देश्य केवल प्रोपोगेंडा फैलाना या इंटरटेन करना नहीं होना चाहिए। इसका क्या, एक सेंस ऑफ विजन को प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। इसका क्या है, क्या होना चाहिए, एक सेंस ऑफ विजन, है ना, यानी एक विजन, एक दृष्टिकोण, एक प्योरिटी को ये मतलब लेकर आए, तब जाके वो। एडवर्सरीज ऑफ द सबलाइन क्या है, एडवर्सरी, द ड्रॉबैक्स यानी कमियां। The drawbacks in the writer's style are the enemies of the sublime। The drawbacks in the writer's style, राइटर्स की जो स्टाइल है उसमें यदि कोई कमी है, तो वो क्या है, सबलाइन की इनेमी है, दुश्मन है ना। राइटर्स की जो शैली है, लिखने की जो शैली है, यदि उसमें कोई कमी है, तो वो क्या है, द ड्रॉबैक्स इन द राइटर्स स्टाइल आर द enemies of the sublime। These shortcomings include elements such as vagueness, triviality, grandiloquence, and most important frigidity, है ना, थोड़ा से नेगेटिव वर्ड से बहुत टफ,
थोड़े से अटपटे वर्ड है। लेकिन यदि कोई राइटर है ना, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा मतलब अनकॉन आप कह सकते हैं वो रिजिड है, थोड़ा सा अपने स्वभाव का है, ये थोड़े इस तरीके से कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट यदि उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो सब्लिमिटी नहीं ला पाएगा अपने राइटिंग के माध्यम से। व्हेन अ राइटर अटेन्स फ्रिजिडिटी, है ना, एक मतलब फिक्स आइडियाज को लेकर चल रहे हैं, इनोवेटिव नहीं है ना, तो व्हाइल दे ट्राई टू एलोबरेट समथिंग अनकॉमन और अट्रैक्टिव दे ड्रिफ्ट एंड डिविएट। सिंपल बात है, कोई फ्रिजिडिटी है, कोई रिजिड है, कठोर है, और यदि वो केवल और एक पर्टिकुलर धारणा लेकर कोई बात लिख रहे हैं, तो जाहिर है वो कोई अनकॉमन चीज को उतना लेवल में जाके नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए खुली सोच होना चाहिए। द मेन सोर्स ऑफ ऑल दिस शॉर्टकमिंग इज द ल्योर फॉर इनोवेटिव। अल्टीमेटली कैसा होना चाहिए वो, इनोवेटिव, इनोवेशंस को, है ना, प्रस्तुत करना चाहिए इवेंट, है ना। है ना, इनोवेटिव आइडियाज तभी आ सकते हैं जब राइटर्स के जो ड्रॉबैक्स है वो ना हो। ट्रू एंड फॉल्स सबलाइन अकॉर्डिंग टू लंजाइनस क्या है, bombastic and timid language gives an indication of false sublime। है ना, timid मतलब एकदम कायरता वाली या नेगेटिव जो लैंग्वेज है वो इंडिकेशन ऑफ false sublime, whereas true sublime always elevate the soul of the listener। सिंपल सी बात है, जो ट्रू सबलाइम होता है वो हमेशा लिसनर के सोल को एलिवेट करता है, जगाता है, जागृत करता है। Longinus says that false sublime is as evil as bruise on the body। ये देखिए, जो बॉडी के ऊपर ब्रूजेस या है ना जो भी है उस तरीके से बॉडी के ऊपर कुछ हल्के फुल्के, है ना, फुंसी आप मान लिया जैसा भी, उस तरीके से क्या है, ये बुराई है। क्या है, फॉल्स सबलाइन। द फॉल्स सबलाइन इज एट्रीब्यूटेड टू इमेच्योरिटी which includes parrot and pump up language, lofty diction used by the writer. On the other hand, true sublimity remains free from lofty diction। चालाकी से भी, यानी जो है ट्रू सब्लिमिटी जो है वो दूर होती है। चालाकी नहीं करता है राइटर ट्रू सब्लिमिटी लाने के लिए, दिल से लिखता है और जो सच्चाई वही लिखता है। ट्रू सब्लाइम प्लीजेस द रीडर्स फॉर इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल वैलिडेटेड थॉट्स। ये देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, यानी यूनिवर्सली जो वैलिडेटेड थॉट्स है उसको लेकर आता है ट्रू सब्लाइम, और ये हमेशा रीडर्स को खुशी देता है। ट्रू सब्लाइम प्लीजेस द रीडर्स फॉर इट एक्सप्रेसेस यूनिवर्सली वैलिडेटेड थॉट्स व्हिच आर कॉमन टू अ मैन ऑफ ऑल एजेस, इपोक्स एंड सेंचुरीज। है ना, पूरे हमेशा जो है हर सेंचुरी के हर एज में क्या है, इस तरीके की जो राइटिंग होती है, जो सब्लिमिटी लाने में सक्षम होती है, वो हमेशा क्या होती है, कॉमन होती है, यूनिवर्सल होती है। False sublimity is showy and it cloaks the hollowness it contains, and the essence of such language is time bound and the interest cases over time। On the contrary, true sublime lifts us to a new real। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये दो तीन बातें समझ में आ गई, आपको सब्लिमिटी समझ में आ जाएगी। है ना, ये देखिए, ये वाले पॉइंट को आप समझिए। क्या कह रहे हैं, ऑन द कंट्री ट्रू सबलाइन लिफ्ट्स अस टू अ न्यू रियल में, एक नई सच्चाई की ओर ले जाता है, न्यू एक्सपीरियंस ईच टाइम। ट्रू सबलाइन क्या कर रहा है, हमेशा लिफ्ट करता है, ऊंचा उठाता है। True sublime is magic and it creates a permanent spell। True sublime does not function on the power of discursive reason but works by intuition and insight। अंदर से काम करता, अंतःकरण से काम करता है। तो ये जो है यहाँ पर लंजाइनस बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ सबलाइम। तो बेस्ड ऑन हिज थ्योरी, लंजाइनस क्लासिफाइज द फीचर्स ऑफ द सबलाइम इन द फॉलोइंग वेज। एक सेकंड है स्टूडेंट। तो क्या क्या फीचर्स हैं बताते हैं। देखो, पहला तो एक ग्रांड कंसेप्शन होता है, ग्रांडियर ऑफ थॉट होता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारी जो जो थॉट होते हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, गुड थिंकिंग कैपेसिटी को यहाँ पर वो बता रहे हैं। और Longinus believes that great thoughts or ideas inspire great souls, therefore a true sublime should always be free from low and dishonorable thoughts, because men with malicious and survival thoughts cannot attain sublimity in their works। दूसरा जो इनकी विशेषता है वो है स्ट्रॉन्ग पेशेंट एंड परsuasive इमोशंस।
The writer must express his passionate thoughts, है ना, and vehement expressions and must exhibit high conceptions. तो यहाँ पर बहुत ही strong passionate thoughts को यहाँ पर व्यक्त करना चाहिए. According to Longinus, powerful and passionate thoughts on the part of the writer will create sublimity in work. Proper construction of figures, है ना. दूसरा जो है proper construction of figures. Longinus stresses on the correct use of figures. Figure of speech जो होता है उसका भी correct use होना चाहिए. There should be proper formation of the two types of figures, namely figures of speech or figures of direction. Noble diction. One of the key things that make work worth or extraordinary is diction. Noble diction. हमारे जो वर्ड हम जो डिक्शन का यूज करते हैं, सेंटेंस का जो यूज करते हैं, वो बहुत शानदार होना चाहिए. दिस एलिमेंट इंक्लूड्स द choice and arrangement of words and the use of elaborative style and imaginary to mesmerize the listeners. ठीक है, तो वर्ड्स का चयन, सेंटेंस का चयन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए. The language and words chosen should give the exact idea that the writer tries to convey to the readers. यानी ऐसे शब्दों का चयन करें जो राइटर्स के आइडियाज को ठीक से कन्वे करे. Dignified and elevated composition. ठीक है. The ultimate source of sublime is the exalted and elevated style of diction for the grandeur of composition. The verbal order should be rhythmic and melodious so as to engage the audience. Such composition appeals to the soul and enables the reader to participate in the sentiments of the author. ठीक है. एम्प्लीफिकेशन, इमिटेशन, है ना, तो इनको हम जो है कल देखेंगे थोड़ा सा की पॉइंट्स और ये सारी चीजें. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे. और हमारे जो नेक्स्ट राइटर रहेंगे सैमुअल टेलर कॉलेरिज, और दो तीन जो हमारे और मेजर क्रिटिक्स हैं उनको पढ़ने के बाद में हम क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर हम जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको देखेंगे. तो आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट. ठीक है, आई होप यू लाइक द क्लास टुडे. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं एक्चुअली. है ना, सब्लिमिटी के जो फीचर्स है उसको थोड़ा सा हम कल रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, है ना. ठीक है, और एस.टी. कॉलेरिज है, हॉरेस से हैं, है ना, इन बड़े जो राइटर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट.